इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। आईटी सेक्टर का आगे क्या होगा? आपको जो भी कोई कहानी सुनाता है ना कि उसके पास ये क्रिस्टल बॉल है कि कौन सा स्टॉक अगले 20 साल अच्छा करेगा, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। एवरी पर्सन has hauled up has never made any money in trading. All their money has been made from these training courses. AI better stocks pick करता है कि human analyst? Systems are better. Jeff Bezos wrote an email saying thanks for the support. That's a 300 times multi-bagger. Most important is cash flow. So hello everyone, welcome to another podcast, and today we have a special guest, and her name is Devina Mehra. Ma'am, welcome to the show. Thank you. Thank you for And having me. ma'am, before that, I'd like to introduce. I'll एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता है बिकॉज वी हैव टू नो आवर गेस्ट एंड यू शुड नो आवर गेस्ट. आई नो ऑलरेडी, यू शुड नो आवर गेस्ट. सो मैम ने 8 गोल्ड मेडल जीता है फॉर एकेडमिक अचीवमेंट्स, और उसमें से एक गोल्ड मेडल, you will not believe it is from IIM Ahmedabad. Also ma'am, last year you were featured in Fortune India's most powerful women list, and congratulations on that. Thank you. And how does it feel to be featured in such a prestigious list? Of course it feels good, and उस समय you miss your my father is no more, so that was one time I really missed my father, because he was a very proud father. तो वो होते तो वो तो मैगजीन लेके निकल जाते, सबको दिखाते कि ये देखो ये मेरी बेटी है. Such a proud moment. Yeah. And ma'am, right now you are the founder and chairperson and MD of First Global, which manages about 5,000 to 6,000 crores of asset. And also there is a legendary story about you that Jeff Bezos wrote a personal email to you, and we'll talk about that a bit Right. later. Because I wanted to know more about that. जी. And also you are an author. You wrote a book called Money, Myth and Mantras. It's right here. And officially a national bestseller. National bestseller. And such a helpful book. And if somebody is watching this, I have read the book, and if you guys want, you can go and check it out. It's really helpful for, especially for investors who are starting to understand stock market and so on. And ma'am, your firm was the first firm to get the membership in London Stock Exchange and NASD, right? हाँ. So I think, when was this? ये 99 में LSE की मेंबरशिप मिली थी, और उसके 1-1.5 साल बाद NASD की. एंड फर्स्ट इंडियन ही नहीं, हम पहली एशियन फर्म थे. Asian firm. मतलब खाली एक्सेप्ट द जापानीज, ओनली द Okay. जापानीज हैड गॉन वेस्ट, बाकी कोई एशियन फर्म नहीं गई थी. RBI के पास भी इस कैटेगरी में सब्सिडरी का कोई रेगुलेशन ही नहीं था, बिकॉज कभी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में इस तरह Okay. का, मतलब अदर देन द बैंक्स कोई गया नहीं था. तो इट वाज अ टोटली न्यू थिंग, एंड सबने हमको बोला था कि दिस कांट बी डन. मतलब जब मैंने जिससे भी बात की है, हमारे सब क्लाइंट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहे थे, क्योंकि उस समय हम लोग ब्रोकिंग में थे, तब एसेट नहीं मैनेज करते थे. एसेट मैनेजमेंट तो अभी पिछले 10 साल में ही शुरू किया. उसके पहले ब्रोकिंग था, और मोस्टली क्लाइंट्स हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से. तो दीज वर ऑल द लार्ज फंड्स इन द वर्ल्ड. सो व्हेन आई थॉट ऑफ गोइंग ग्लोबल, मैंने सबसे बात की, एंड दिस आई एम टॉकिंग द रियली सीनियर पीपल देयर, बिकॉज बाय दैट टाइम सब दोस्त बन जाते हैं इतने साल से उनके. तो मैंने कहा कि आई वांट टू गो ग्लोबल. तो उन्होंने कहा कि आप थाईलैंड, फिलीपींस टाइप का कोई कंट्री ऐड कर लीजिए, एमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर सेम रहेगा, आपको थोड़ा बिजनेस वहाँ भी दे देंगे. मैंने कहा उसमें क्या मज़ा है, मुझे बड़ी मार्केट्स में जाना है. तो उन्होंने सबने बोला बड़ी मार्केट में आपका क्या कौन सुनेगा, आप तो यू आर अ नोबडी. मतलब वहाँ तो सब इतने दिग्गज लोग हैं जो 50 साल 100 साल से हैं. मतलब बड़े बड़े बैंक्स हैं, सिटी बैंक है, HSBC है, मेरिल लिंच है, मॉर्गन स्टैनली है, गोल्डमैन सैक्स है. आप कौन हो, मतलब आपको आपकी बात ही क्यों कोई सुनेगा, और अगर करना ही है तो आप छोटे मोटे स्टॉक करिए वहाँ. मैंने कहा नहीं, देखते हैं, मुझे लगता है हम लोग को आता है सिक्योरिटीज रिसर्च, तो देखते हैं जाके बड़ी मार्केट में ही compete करके. सो अगेंस्ट ऑल एडवाइस, तो नोबडी हैड एवर थॉट कि रिसर्च कुड बी डन दिस वे. सो हम लोगों ने शुरू किया, and we went and covered the biggest stocks, not just in the US, Europe में भी, UK में भी, even China, जापान के भी बड़े stocks तब से कर रहे हैं. और तब बहुत जो सेटिस्फैक्शन वाली बात ये थी कि यहाँ तो फिर भी प्रेस को पर्सनली भी जानते हैं, मतलब कुछ जर्नलिस्ट को, एडिटर्स को आप जानते ही हैं. वहाँ तो आप किसी को नहीं जानते थे, ना ही हम किसी से जाके मिल रहे थे, खाली रिसर्च रिपोर्ट जा रही थी हमारी. और इन नो टाइम फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, बैरन्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल फ्रंट पेज, वी वर एवरीवेयर, जस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क. तो आपको मतलब अपना तो जुनून है कि चीज़ को समझना है, तो आप घुस के काम करेंगे तो, और अनबायस्ड वे में वो चीज़ को सामने लाएंगे, तो वो करते नहीं हैं अधिकतर लोग.
जब भी कोई बोलते हैं ना कि ये नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है, जब वो हो जाता है तो बहुत मज़ा आता है ना. बहुत मज़ा आता है. ओके मैम, अभी ना विल गो टू क्वेश्चन जिसमें ना ऑडियंस को बड़ा मज़ा आता है पूछने में. एंड ऑल्सो आप जब पार्टीज़ में जाते हो, फंक्शंस में जाते हो, तो ये सवाल ना आपसे 100 बार पूछा गया होगा ऑलरेडी. तो वो सवाल ये है कि अभी मार्केट्स कैसे है, क्या मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में? उसके लिए अच्छा फ्रेज मैं आपको बताऊं क्या हाँ. लगता है मार्केट. ये हम तो बोलते हैं कि खासकर आप बाजार वाले लोगों की पार्टी में जाओ हाँ. तो उनके पास और कोई प्रश्न नहीं होता. वो लोग आके पूछेंगे तो देवीना क्या लगता है मार्केट. आप घूम घाम के आधे घंटे बाद उनसे फिर मिलेंगे ना, वो वहीं से फिर शुरू करेंगे तो देवीना क्या लगता है मार्केट. बिकॉज उसके अतिरिक्त उनके पास कुछ खास होता नहीं बात करने को. तो मैं ये कहूँगी कि अभी के हिसाब से एक तो मतलब एक बिल्कुल मोटी मोटी बात कहूँ तो एक तो है कि आपका 100% जो है वो इक्विटी में कभी नहीं होना चाहिए. चाहे आप की उम्र 25 साल हो, नौकरी अच्छी है, फिर भी नहीं. और लेकिन जो भी आपका इक्विटी का एलोकेशन है उसमें निवेशित रहना ही अधिकतर बेहतर रहता है. कभी कभार ही ऐसी स्थिति आती है जब लगता है कि एकदम क्रैश होने ही जा रहा है और अभी निकलिए, वो बहुत कम होती है. अभी वैसी स्थिति नहीं है. तो जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए. जब मेरी किताब आई थी वो जनवरी के अंत में आई थी तो फरवरी में मैंने कई पॉडकास्ट किए थे और मैं देख रही थी कि सब में मैंने एक ही चीज़ कही थी कि अगर आप करेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे निवेश करने के लिए तो अब आपने निवेश किया कि नहीं. तब निफ्टी 22,000 की रेंज में था. तो और एक चीज़ और जो हम लोगों ने कुछ साल पहले डेटा निकाला था, आप कुछ लोग और भी उसकी बात करते हैं, वो ये कि आप समझ लीजिए 40-45 सालों में अगर सब आपने जो बाज़ार के सबसे अच्छे 10 दिन हैं उस समय आप निवेशित नहीं थे तो आपकी रिटर्न का क्या स्थिति होगा. उसमें आपकी 2/3 रिटर्न निकल जाती है. तो अगर आपने 100 रुपया आपका जो समझ लीजिए 75,000 होना था वो 25,000 ही होगा. और अगर आप 30 सबसे ज़्यादा अच्छे दिन मिस कर जाते हैं और आप सोचेंगे कि 40-45 सालों में 30 दिन क्या होते हैं, मतलब इट्स नॉट इवन 1 डे अ ईयर, तो आपका 90% रिटर्न निकल जाता है. और अधिकतर ये जो तेज़ी से बाज़ार चलता है ना वो उस टाइम चलता है जब इस तरह का डर का माहौल होता है, लोग पूछ रहे होते हैं कि अब निकल जाए मार्केट से. तो असल में आपको मार्केट से मतलब जो भी थोड़ी देर रुकने का जो समय होता है वो उस समय होता है जब सब कुछ बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा हो. जैसे कि 2024 में पहले 8-9 महीने की स्थिति थी. कई लोग आके कहते भी थे, और मैं छोटे निवेशक भी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज आके कहते थे कि एक तो कहते थे कि आप क्यों इतना रिस्क एवर्स हैं, आप क्यों इतना कंजर्वेटिव हैं, हम हाई रिस्क लेना चाहते हैं हाई रिटर्न के लिए. मैंने कहा हाई रिस्क लेके एक ही चीज़ निश्चित है कि लॉस बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है. हाई रिटर्न आपको कोई लिख के नहीं दे रहा है. उस समय कई लोग ये भी बोलते थे कि हमारी बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है एक्सपेक्टेशन, आप 30% कंपाउंडेड दे दीजिए तो काफ़ी है. हमने कहा 30% कंपाउंडिंग ही अनरियलिस्टिक है. पर उस समय जब होता है यूफोरिया तब आप निकलने की नहीं सोचते हैं. तो अधिकतर आप निकलने की जब सोचते हैं वो समय ही गलत होता है निकलने के लिए. और ये रिसर्च से मैं बता रही हूँ, एकेडमिक रिसर्च जहाँ भी हुई है वहाँ से एक ही चीज़ सामने आई है कि सेंटिमेंट इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर. व्हाट डज़ दैट मीन? कि जब बहुत ही पॉजिटिव माहौल होता है मार्केट में उसके बाद बाज़ार का रिटर्न बिलो नॉर्मल होता है. जब इस तरह का डर, एंग्जाइटी, क्वेश्चन मार्क वाला फेज़ होता है उसके बाद रिटर्न अबाव नॉर्मल होता है. और ये मैं खाली 1-2 बाज़ार नहीं, कई बाज़ारों में ये स्टडी हुई है और सेम ही सब जगह परिणाम आया है. व्हाट एन एक्सीलेंट आंसर मैम. ऐसा डिस्क्रिप्टिव और इतना मतलब इतना ज़्यादा डेप्थ में आपने समझाया कि थैंक यू सो मच. एक आपने बहुत सालों पहले राइट जब एक पर्टिकुलर स्टॉक था जिसको सब बोल रहे थे कि लॉस मेकिंग कंपनी है, कुछ नहीं करेगा, स्टॉक डूब जाएगा, ये करेगा वो करेगा, एंड दैट टाइम यू हैड रिलीज्ड अ पॉजिटिव रिपोर्ट ऑन दैट कंपनी. एंड अभी के टाइम में अगर हम स्प्लिट सब कुछ एडजस्ट करेंगे तो व्हेन यू कवर्ड इट वाज एट अबाउट लाइक $0.75. Yes. And right now it is about like $227 or something, and that's a 300 times multi-bagger. Right. And can you tell me about the stock and how did you like go about discovering this multi-bagger stock? And also उस कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने आपको एक पर्सनल ईमेल भी लिखा था
Can you speak a little bit about So that this also? is Amazon, in case you haven't guessed. So this is in early 2001. So it was at that time $15 का भाव था. अब वही split adjusted 0.75 उसका equivalent हो गया है. तो वो तो मैं बोलूँगी प्योर नंबर्स कॉल था. उसमें ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा तो उसमें मेन चीज़ ये थी कि जो लास्ट क्वार्टर था 2000 का, तो वो जो सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर था उसमें उनका पॉजिटिव कैश फ्लो बना था 220-240 मिलियन डॉलर के आसपास. और हम लोग को तो सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य की चीज़ ये लगी थी कि उस समय सारे वॉल स्ट्रीट फर्म्स ने उस पर सेल डाल दिया और बोला ये कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है. इवन जो लोग तब तक बहुत पॉजिटिव थे, जैसे एक बहुत फेमस एनालिस्ट वहाँ थी मैरी मीकर, उनका अमेज़ॉन पे रिपोर्ट आया, उसका हेडलाइन ये था थ्रोइंग इन द टावल ऑन अमेज़ॉन, की मतलब अब आई हैव ऑल्सो गिवन अप ऑन अमेज़ॉन, कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता. बिजनेस वीक के कवर पे कवर स्टोरी आई कि इज़ अमेज़ॉन गोइंग बैंकरप्ट. तो हम लोग को तो मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया कि ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा कैश फ्लो आया था कि अब कंपनी का रिस्क एक तरह से ख़त्म हो गया था, कि अब वो बैंकरप्ट होने का रिस्क जो पहले था अब नहीं था. तो उस समय लोगों ने उल्टा उस पर कॉल की, तो इसका कोई सेंस हमें समझ नहीं आया. तो हम लोगों ने कंपनी से कॉल की, हमने कहा हमको कोई आपका आगे का स्टेटमेंट नहीं चाहिए, एक बार ये बता दीजिए कि जो हम लोग कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं. तो उन्होंने कहा ठीक है, ये दिस इज़ फाइन. सो उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग बाय निकाला. जैसे मैंने कहा उस समय का जो उस समय के भाव के हिसाब से $15 पे उस समय किसी भी वॉल स्ट्रीट फर्म का बाय भी नहीं था, सबका सेल था. तो जेफ बेजोस wrote an email saying thanks for the support because ours was the only buy on the street. बट अगर मैं कहूँ कि मुझे मालूम था कि ये 25 साल में इतना कंपाउंड करेगा, तो वो भी बात गलत है. आप जिस समय कोई स्टॉक रेकमेंड करते हैं उस समय आप बहुत से बहुत कह सकते हैं ये दुगना या तिगुना होगा. उसके आगे की विजिबिलिटी किसी के पास नहीं होती. 20 साल की विजिबिलिटी ना जेफ बेजोस के पास थी, ना जैसे HDFC बैंक हमारी 1996 की कॉल है, ना आदित्य पुरी के पास थी, ना जो टाइटन इतना कंपाउंड किया. वो टाइटन के आप CEO की किताब पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि कितनी बार तो वो कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस बंद होने की कगार पे आया. तो आपको जो भी कोई कहानी सुनाता है ना कि उसके पास ये जादू की छड़ी है कि या क्रिस्टल बॉल है कि कौन सा स्टॉक अगले 20 साल अच्छा करेगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है. ये मैं आपको अभी बता दूं. तो किसी के पास वो जादू की छड़ी नहीं है. मैम, एंड ऑफ कोर्स लाइक यू हैव बीन हम्बल, राइट, कि मतलब आपने इस तरीके से मतलब बताया कि हाँ नहीं, आई कैन ओनली आइडेंटिफाई लाइक कंपनीज फॉर लाइक से 2x 3x होने तक हो सकता है. तो उसके बाद आपको फिर री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते शुरू में ही कि ये 10 गुना हो जाएगा. ओके. तो मतलब मैम राइट नाउ व्हेन यू पिक फॉर मल्टी-बैगर स्टॉक्स, लाइक ऑफ कोर्स यू आर वेरी फेमस फॉर पिकिंग मल्टी-बैगर स्टॉक्स. तो आप जब प्रोसेस पिक करते हो मल्टी-बैगर स्टॉक्स, व्हाट इज द प्रोसेस यू फॉलो, व्हाट आर द फैक्टर्स यू ट्राई टू चेक, और मतलब आपको क्या साइंस दिखने चाहिए कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये मल्टी-बैगर बन सकता है. देखिए वही मैं कह रही हूँ कि किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं होती. अगर होती तो दुनिया में कोई तो एक निवेशक होता, कोई तो एक फंड मैनेजर होता जिसकी पिक्स में से आधे भी मल्टी बैगर निकलते. आज तक कोई नहीं हुआ ऐसा. मतलब आप 100% तो छोड़ दीजिए, 50% वाला आज तक कोई नहीं हुआ है. क्योंकि ये जो निवेश है ना, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. मतलब आप पूरे आपकी ज़िंदगी गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है. आपको नहीं मालूम कि आगे क्या होगा. तो आप निवेश को देखें तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लक एंड स्किल. दुनिया में लगभग हर चीज़ लक और स्किल का ही कॉम्बिनेशन है. एक चेस ही मैं सोच सकती हूँ जो ऑलमोस्ट 100% स्किल है, उसके अलावा सब कुछ लक एंड स्किल है. तो आप अगर सोच समझ कर भी खरीदेंगे तो भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो गड़बड़ हो जाए. जैसे वही मैं कहती हूँ कि अगर 2020 के साल के बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपको कब समझ में आएगा. तो वो आपको हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा 25-30 स्टॉक्स का, वो भी सोच समझ कर. उसमें से आप सोच समझ कर भी बनाएंगे तो उसमें 5, 6, 7, 8 स्टॉक ऐसे होंगे जो
जो बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे जो आपने सोचा है, जिससे आपको निकल जाना चाहिए। बाकी अधिकतर आपको ठीक ठाक रिटर्न देंगे। अगर आप लकी हो और आपने ठीक से चुनाव किया है तो हो सकता है 25-30 में से आपके पास 2-3 मल्टी बैगर हों, लेकिन आपको पहले से नहीं मालूम रहेगा। आप राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो देख लीजिए, हर बार उसको पार्टी में मिलो तो वो कोई और स्टॉक्स की ही बात करता था। उसको थोड़ी मालूम था कि मेरा पैसा टाइटन, क्रिसिल और लुपिन में ही बनेगा, तो फिर वही खरीदता। बट वो किसी को मालूम नहीं रहता पहले से कि कौन सा मल्टी बैगर होगा। आप ठीक से चुनाव करें, उसमें हो सकता है फिर आपका प्रोबेबिलिटी हाई है कि कुछ उसमें से मल्टी बैगर निकलें। और उसके लिए आपको मैंने अपनी किताब में उसको थोड़ा और डिटेल में दिया है। एक चीज़ मैं सिंपल चीज़ आपको बोलूँ, अधिकतर लोग खाली इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं कि सेल्स में इतना ग्रोथ हुआ, मार्जिन में ये हुआ, प्रॉफिट में इतना ग्रोथ हुआ। उसके थोड़ा सा आगे जाइए, कैश फ्लो ज़रूर देखिए, रेशियोज़ देखिए कि अक्सर जो कंपनी में बदलाव हो रहा होता है वो वहाँ पर होता है। मैंने जैसे आपको अमेज़ॉन का भी उदाहरण दिया, कैश फ्लो के बेसिस पर वो कॉल करी थी। और जैसे अगर कंपनी का कुछ गड़बड़ भी हो रहा हो तो ये कंपनी मैनेजमेंट को भी मालूम है कि अधिकतर लोग खाली सेल्स और प्रॉफिट देखते हैं। तो पहले वो क्या करेंगे जब ये प्रॉब्लम शुरू होगी कि सेल्स और प्रॉफिट ठीक ठीक दिखा लें, तो वो लोग जो भी उनका चैनल है, डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी है, उसको बोलेंगे माल तो ले लो, पैसे मतलब अभी 30 दिन में देते हो तो अभी 90 दिन में दे देना। तो वो पहले आपको प्रॉब्लम रिसीवेबल में नज़र आनी शुरू करेगी और देयरफॉर कैश फ्लो में भी नज़र आनी शुरू होगी, सेल्स और प्रॉफिट के पहले। तो वो एक चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। कंपनी का जितना लंबा इतिहास है आप उतना पीछे जाके देखिए तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि पिछली बार जब प्रॉब्लम हुई थी इंडस्ट्री में तो मैनेजमेंट ने कैसे हैंडल किया था, क्या हुआ था उस टाइम। तो ये थोड़ा आपको डीप जाना पड़ेगा अगर आपको खुद से करना है तो। मतलब मेरा अपना मानना है कि अधिकतर लोगों को बहुत ज़्यादा खुद से निवेश नहीं करना चाहिए। ये आप मनोरंजन के लिए ज़्यादा करते हैं कि पार्टी में जाके आप बोरिंग चीज़ बोलेंगे कि ये फिक्स डिपॉजिट और ये म्यूचुअल फंड और ये पीएमएस लिया है, तो बात करने में मज़ा नहीं आएगा। तो अगर वो आपका उद्देश्य है तो 10-20% रखिए जिसमें आप खुद खेल रहे हैं और बाकी का प्रोफेशनल्स के हाथ में दीजिए, क्योंकि आपके पास नौकरी है, व्यवसाय है, आप नहीं कर रहे हैं ये पूरा दिन। तो अपने खून पसीने की कमाई को थोड़ा ध्यान से खेलिए, ये मेरा कहना है। आप लोग मोबाइल फ़ोन ख़रीदने में शायद ज़्यादा रिसर्च करते हैं और स्टॉक किसी का टिप आया टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं टीवी पे उड़ते उड़ते सुन लिया, वो ले लिया, उस तरह के काम मत करिए। मैम आपने रिसेंटली आईफोन का लॉन्च देखा है? बहुत सारे लोग आईफोन को ईएमआई पे खरीद रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 में से आप देखोगे तो 6-7 फोन ईएमआई पे स्टैटिस्टिक यही है। मैंने 70% का सुना है कि 70% ईएमआई पे लेते हैं। सो राइट नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से टू यंग पीपल हु आर बाइंग आईफोन ऑन ईएमआई? क्या उनको मतलब यही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या मतलब स्पेंड करना? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर अभी आई जस्ट यंग, अभी लाइक आई स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ पावर टू अर्न, तो एज है तो स्पेंड करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं तो ये कहूँगी स्पेंड करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये सोचिए कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी और संतोष मिलता है। नहीं तो आप लोगों को दिखाने के चक्कर में स्पेंड कर रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आईफोन 16 और 17 में फ़र्क क्या है, लेकिन फिर भी आपको जाके ख़रीदना है, आपको जाके गुच्ची का बैग ख़रीदना है या जो भी आपके लिए, या मतलब टूमी का बैग, इस तरह की चीज़ें खरीदने का आप मतलब किस उद्देश्य से खरीद रहे हैं, आपको क्या चीज़ सेटिस्फैक्शन देता है, उस चीज़ पे खर्च करना मेरे हिसाब से ठीक है। जैसे मैं अगर अपने स्कूल का निबंध देखूं, होता था कि इफ़ आई विन अ लॉटरी, अगर मैं लॉटरी मुझे तो मैं क्या तो मेरे लिए होता था कि किताबें जितनी मर्ज़ी मैं खरीदना है खरीद सकूं और ट्रैवल मुझे जितना करना है मैं कर सकूं। तो वही चीज़ें मेरे लिए प्रायोरिटी रही। तो जैसे अगर 25-30 साल पहले भी मैं देखूं तो ट्रैवल पे खर्चा करने में मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, लेकिन ऐसे कपड़ा या बैग ख़रीदने में आदमी सोचता है कि अरे ये चीज़ इतना वर्थ इट है कि नहीं है, इस ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो हर एक का अलग अलग प्रायोरिटी होता है। बट ये चीज़ हम लोग खाली अपने ग्रुप को दिखाने के लिए करते हैं अधिकतर, ये जो इस तरह का। और ईएमआई पे लेने का तो कोई सेंस नहीं है।
और निवेश का अगर आप 25 साल की उम्र में 10,000 रुपये महीना सेव करना शुरू करेंगे तो इवन मैंने करी सारा इक्विटी में ही आपका अगर 9-9.5% भी कंपाउंडिंग होता है तो आपको 60 साल की उम्र तक आपके पास करीब 5 करोड़ होगा। लेकिन आप 30-35 पे शुरू करेंगे तो फिर आपको 25-30 हज़ार हर महीना सेव करना पड़ेगा। तो इतना फ़र्क है, तो इसलिए जल्दी सेव करना शुरू करिए। और कई लोग बोलते हैं उतनी तनख्वाह नहीं है, कुछ हम लोग 20% नहीं सेव कर सकते, तो मैं कहती हूँ 5% सेव करिए और अगले साल जो इंक्रीमेंट मिलेगा उसका 70% सेव करिए। तो वो करने लगिए तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। ये चीज़ तो अगेन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ये तो कोई ऐसा एसेट भी नहीं है कि जिसमें आपको कुछ उसमें वैल्यू ऐड होगा। वो तो अगले दिन ही उसका मतलब जिस दिन आप शोरूम से लेके गए हैं उसी समय उसका भाव घट गया समझ लीजिए। तो इसका कोई आपको कोई उसका फीचर किसी फ़ोन का ऐसा है जो आपके काम का है तो अलग बात है। अब मैं तो कभी मैंने खैर एंड्रॉयड से मैंने माइग्रेट ही नहीं किया, तो मैंने पूरी किताब अपनी फ़ोन पे लिखी है बिकॉज गूगल कीबोर्ड का जो वॉइस टू टेक्स्ट है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम आई हैड गॉन टू बाय अ फ़ोन, मेरा एक ही क्राइटेरिया था कि फ्रंट फेसिंग कैमरा ठीक हो बिकॉज मैं वीडियो उसी पे बनाती हूँ, दैट्स ऑल। तो मतलब वो वहाँ पे बोला कि मोटरोला बेस्ट है तो मैंने मोटरोला ले लिया। तो वो ऐसा, और बाकी तो मुझे लगता है फ़ोन तो मैं तब तक यूज़ करती हूँ जब तक कि वो मतलब वो चलता है क्योंकि आई एम टू लेजी कि अब कौन बार बार चेंज करेगा, सब चीज़ माइग्रेट करेगा। तो मतलब वही बोल रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि क्या चीज़, जो चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत खुशी देती है, उस पर खर्चा करिए, लेकिन हर आलतू फालतू चीज़ लोगों को दिखाने के लिए उसमें मत खर्चा करिए। ये मेरी सलाह रहेगी। एंड ऑल्सो जस्ट अ फन इंसिडेंट, एक इंटरव्यूअर पूछ रहा था, आईफोन के लंबे लाइन में खड़े थे ना लोग, तो एक फ़ोन लेके आया बाहर, उसे पूछा कि इसका फीचर क्या है, नया फीचर क्या है, तो बोलता है सर ये ऑरेंज कलर का है। एंड यू राइटली सेड इट, लोगों को पता भी नहीं है कि नए फीचर्स क्या है। एंड आई डोंट नो, एप्पल हैज़ बीन हार्डली इंट्रोड्यूसिंग एनी फीचर्स आफ्टर स्टीव जॉब्स, बट या this is. And ma'am, just one more thing, you are referring to cash flow, so cash flow in the sense you are referring to cash flow from operations? Cash flow from operations. And the rest also you have to see, but of course the most important is cash flow from operations. And because ये अभी cash flow के आपने बात किया ना, तो usually whenever we try to see some micro cap stocks or small cap stocks, वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज में पैटर्न दिखता है कि सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, but when you see all the money is getting stuck in receivables और cash flow negative में. Exactly. So that is exactly why cash flow, you have to check cash flows. मतलब हम लोग के ये तो हम तो सिस्टम से भी चेक करते हैं कि one of our red flags is a consistent kind of gap between profit and cash flow. Yes. ये प्रॉफिट बन रहा है और कैश फ्लो में नहीं आ रहा है, तो दैट्स वन ऑफ द बिग रेड फ्लैग्स। Yes. कि इसमें नहीं निवेश करना है। Yes, yes. And मैम आपने अभी बोला ना कि मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग इज मतलब प्रोबेबिलिटी है, कुछ साइंस दिखते हैं, उसके बाद यू नो इट्स अबाउट लाइक प्रोबेबिलिटी, जितना मतलब फेवर में लगता है यू बेट ऑन दैट एंड इट विल मैनिफेस्ट और नॉट, यू नो इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर डेवलपमेंट्स। राइट। सो राइट नाउ इफ यू सी इन इंडियन मार्केट एंड ऑल्सो इन ग्लोबल मार्केट और इन फॉरेन मार्केट्स फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, कहाँ पर कौन से सेक्टर में आपको लगता है कि ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ से मल्टी बैगर्स आ सकते हैं, या मान लो कि you think that कि हाँ this sector could be the gold mine for the next 5-10 years? कोई 5-10 years का नहीं है विजिबिलिटी, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि किसी के पास नहीं है। तो हम लोग तो एक्चुअली फ्रॉम बेस जीरो हर तिमाही पे देखते हैं, हर क्वार्टर पे देखते हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं है कि एक तिमाही से दूसरे तिमाही आपका पूरा का पूरा लिस्ट बदल जाएगा, 85-90% वही रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते और इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर बेस ज़ीरो का मतलब ये है कि आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ निवेश करूँगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। बिकॉज मैं लोगों को ये भी कहती हूँ कि आपने बोला कि कैसे लोग निवेश करें, तो नंबर वगैरह समझना भी एक चीज़ है, वो फिर भी आसान है। सबसे मुश्किल काम क्या है, अपने दिमाग पे काबू पाना। वो चीज़, बिकॉज वो चीज़ इतनी हार्ड कोडेड है। एंड एक कारण जो हम ये बोल रहे हैं, उसी से मुझे याद आया कि ये जो बोल रहे हैं कि आज कैश हो तो कहाँ निवेश करें, क्योंकि एक हमारा बायस होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हम लोग को ज़्यादा लगती है। इट्स कॉल्ड एंडोमेंट बायस। कि अगर मतलब एक कॉफ़ी का मग, और ये स्टडीज़ की हुई है कि एक कॉफ़ी का मग अगर आपने जैसे एक यूनिवर्सिटी क्लास में आधे स्टूडेंट्स को एक कॉफ़ी का मग दिया, आधों को नहीं दिया,
अब एक हफ्ते बाद आप पूछोगे कि इस कॉफ़ी के मग का क्या दाम है, तो जिसके पास है वो ऑन दी एवरेज बोलेगा इसका दाम $6 या $7 है, जिसके पास नहीं है वो बोलेगा $4 है। तो इतनी ऑर्डिनरी चीज़ जिसमें आपका इतना कोई मेंटल वो भी नहीं है, फिर भी आप इस तरह की चीज़ होती है। तो स्टॉक में तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो आप अपनी गलती नहीं मानना चाहोगे कि जो मैंने किया वो ठीक ही किया। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने पोर्टफोलियो के लिए जो आप सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो वो आप करो कि जब आप कोई स्टॉक खरीदो तो अपने आप को कहो कि मैं गलत हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। बिकॉज ये आप लिख के ले लीजिए कि आपका अच्छा खासा ऐसा प्रतिशत होगा जहां आप गलत होंगे। आप यही सोच लीजिए, वॉरेन बफेट लोग सोचते हैं, बहुत सोच के खरीदता है और फिर बेचता ही नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, आधे से ज़्यादा स्टॉक्स वो जो खरीदते हैं 6 महीने में बेचते हैं, 85% 2 साल में बेच देते हैं। तो ये हिट रेट होता है। तो किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं होती है, कोई क्रिस्टल बॉल नहीं होती है कि ये होगा अगले 5 साल 10 साल। और एक और भी चीज़ है कि बिजनेस क्या करेगा और स्टॉक क्या करेगा वो भी अलग चीज़ होती है। आपने किस भाव पे खरीदा है वो स्टॉक, उसका क्या होगा। और एज ए सेड कि अगर वो टेक्नोलॉजी सफल भी हो गई या वो एरिया सब बिजनेस सफल भी हो गया तो उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल बना कि नहीं, और उसमें भी आपने बहुत हाई पे खरीदा हुआ तो आपका फिर भी पैसा नहीं बनेगा। जैसे 2020 में ये सब बोलबाला था कि एफएमसीजी से अच्छा कुछ नहीं है, स्टेबल बिजनेस है, प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। और उस अभी नहीं, मतलब 2020 में ही मैंने एक CNBC पे एक आधे घंटे का प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने यही बोला था कि जस्ट बिकॉज बिजनेस अगर मैं मान भी लूँ कि स्टेबल है डजेंट मीन कि दी स्टॉक्स परफॉर्म ऑल द टाइम। तो लंबा समय जाता है कोई परफॉर्मेंस नहीं आता है। मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1999 से 2010 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उस समय तो खैर बिजनेस में भी परफॉर्मेंस नहीं था। बाटा का 15 साल भाव नहीं हिला। बाटा वॉज वन ऑफ राकेश झुनझुनवाला's फेवरेट्स। वो 15 साल उसका भाव मतलब 0 रिटर्न था। तो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब वो भी 2 अलग अलग चीज़ें हैं कि वो कंपनी में क्या हो रहा है, आपने किस भाव पे ख़रीदा है, उसका क्या आपको रिटर्न मिलेगा, तो वो बहुत लेवल पे होता है। तो इसीलिए अपने दिमाग पे काबू पाना सबसे मुश्किल काम है। तो मेरे जो एक तरह से गुरु हैं वो हैं डैनियल कानामान। मतलब मैं काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ हर साल, लेकिन उनकी जो दोनों किताबें मेरी ऑल टाइम टॉप 5 में होंगी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और नॉइज़, एंड दे आर बोथ अबाउट कि ऑल द वेज योर ओन ब्रेन ट्रिप्स यू अप। या आप और इंटेलेक्चुअली वो चीज़ समझ लेने पर भी उसको एलिमिनेट एक्चुअली करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कम आउट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो आईफोन वगैरह में क्यों हम लोग को इतना ज़्यादा वो एक तरह से ये रहता है कि हम वही करें जो हमारे सब दोस्त कर रहे हैं। उसके पीछे जो है वो चीज़ जब हम लोग गुफाओं में रहते थे तब की वो चीज़ है। क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन को क्या 2 चीज़ें चाहिए, सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन, कि आप नेक्स्ट जनरेशन आ जाए, आप सर्वाइव करें और नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर दें। इसके लिए ह्यूमन एवोल्यूशन है। तो अगर आप ट्राइब में नहीं हैं, अगर आप ग्रुप से बाहर हो गए तो आपका प्रोक्रिएशन से तो आप बाहर हो गए, सर्वाइवल भी आपका प्रश्न चिन्ह है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो सब लोग हैं जो ग्रुप में रहे, जो ट्राइब में रहे। तो इसीलिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर है कि वो हम लोग बिलोंग करना चाहते हैं, जो भी ग्रुप हो। जैसे मैंने इस पर एक कभी आर्टिकल लिखा था पिछले साल, वो मैंने अभी रीट्वीट किया था। तो किसी ने वही बोला कि आप देखो तो इवन जैसे अगर गोरिल्ला वॉरियर्स हैं, उनका भी एक ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड डिफरेंट है, वो गुची और आईफोन नहीं है, लेकिन उनका भी ड्रेस कोड है। जो NGO वाला है वो झोला और गंदी जीन्स ही पहने हैं, वो नहीं पहनेगा, वो नहीं गुची बैग लेके घूमेंगे। तो हर एक का मतलब व्हाटएवर ट्राइब यू वांट टू बिलोंग टू, यू फॉलो दैट ड्रेस कोड और दैट। तो वो चीज़ बहुत हमारे बहुत अंदर है। तो डैनियल कानामान ने अब ही वन अ नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। 70 साल उन्होंने इसमें काम किया। उन्होंने इंटेलेक्चुअली सब कुछ समझने के बाद भी जो मेरा डिसीजन मेकिंग है वो नहीं बदला है। वो इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड है कि वो मतलब अपने केस में आप फिर भी नहीं अप्लाई कर पाते हो। That is true. Ma'am, I think ये ना I'll simplify that question a little bit. हाँ. तो मान लीजिए ना, if you are like just 25 years old right now, but you have the knowledge, अभी जो आपके पास knowledge है
25 years old आपके पास है, and if you had 2 to 5 lakhs to invest, which sectors would you choose to invest right now in present scenario? अब आगे जाके वो grow करेगा नहीं करेगा, that I don't know, that you will also not know, and आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा कर सकता है. So वही बोल रहे हैं, मतलब आई थिंक यू हैव टू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 25 to 30 स्टॉक्स. तो हमारा एक तो PMS है, उसके अलावा हमारा एक स्मॉल केस पर स्मार्ट बास्केट प्रोडक्ट है, विच इज़ फॉर पीपल हु डू नॉट, बिकॉज PMS के लिए मिनिमम 50 lakhs है. और उसमें वही हम लोग का 25 से 30 स्टॉक रहते हैं उसमें. तो उतना ही, मतलब, एंड दैट इज़ द होल पॉइंट. आई मीन डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स यू. और तो वही, ऐसा ये नहीं है कि दो ही सेक्टर लेने हैं. आई मीन दैट्स द होल पॉइंट, दैट दो ही सेक्टर नहीं लेने हैं. आई मीन अगर आप खुद से भी निवेश कर रहे हो तो वन ऑफ द फंडामेंटल रिस्क मैनेजमेंट थिंग्स इज कि आपको सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है और स्टॉप लॉस रखना है. ये दोनों चीज़ें तो आपको करनी ही हैं, तभी कुछ मतलब आपका आगे हो पाएगा. बिकॉज इन्वेस्टिंग इज़ अ लूजर्स गेम. सो विनर्स गेम और लूजर्स गेम का क्या फ़र्क होता है? विनर्स गेम आप खेलते हो कि मैं बहुत अच्छा खेल के इसको जीतना है मुझे. लूजर्स गेम वो होता है जहां आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है नॉट टू लूज. नॉट टू लूज का ये मतलब नहीं होता कि आप लॉस नहीं बुक करोगे. इनफैक्ट आपको छोटे लॉस बुक करने हैं जिससे कि कैपिटल पे बड़ा लॉस नहीं आए. एक बार आपका अगर कैपिटल 50% घट गया तो उसको दुगना होना पड़ेगा आपको जीरो पे आने के लिए. दैट इज हाउ यू हैव टू प्ले दिस गेम. तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो, आई मीन कुछ टाइम पहले आई वॉज विद अ ओल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही वाज सेइंग कि देवीना जी, पहले तो जो PMS वाले आते थे सब कहते थे कि 12-15 स्टॉक में ही आपको आउट परफॉर्मेंस मिलेगी. अब वही लोग आके मुझे कहते हैं कि 40-50 स्टॉक होने चाहिए. तो क्या बदल गया? हमने कहा, उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस देखी पर आपने फिर भी सोचा नहीं कि, बिकॉज एक तो है कि आप हेडलाइन तो आप कॉपी कर लेते हो, फ्रेजेस आप कॉपी कर लेते हो, बट यू आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. सो इट्स नॉट एज इफ कि 40-50 स्टॉक का पोर्टफोलियो इज बेटर देन अ 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो अनलेस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. सो व्हाट इज द लॉजिक? आई सेड इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ लक एंड स्किल, राइट? So what does increasing the number of stocks do? So it is like, मैं आपको analogy दूँ तो अगर आप एक coin toss करते हो, तो अगर आप 10 बार टॉस करोगे तो हो सकता है 2 ही हेड्स आए, हो सकता है 9 हेड्स आ जाएं, इवन दो मतलब प्रोबेबिलिटीज 50-50, बट 10 में ऐसा हो सकता है. आप 100 बार टॉस करोगे तो वो मोर और लेस 50-50 आएगा. So increasing the number of stocks, which is diversification, what it does is it increases the component of skill. So आपका जो भी स्किल है, जो भी उसके कारण, मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोलूँ तो जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो रियल जो आपका आएगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब आएगा. तो अगर आपकी स्किल ये है कि आप 60 या 65% ऑफ द टाइम राइट होते हो, बिकॉज कोई भी 90% राइट नहीं होता है, मतलब एक्चुअली 60-65 भी बहुत अच्छा परसेंटेज है. तो आपका जो रियल रिजल्ट आएंगे उसमें भी वो आएगा. तो इसीलिए मैंने कहा, हमने PMS के लिए इसीलिए वेट किया कि जब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाए, जब हम कह सकें कि हाँ लगभग ऐसा रिजल्ट आएगा, तभी लॉन्च किया. ओके. सो अगर मतलब जस्ट टू समराइज, इफ समबडी लाइक से 2 to 5 lakhs अगर इन्वेस्ट करना है तो फर्स्ट pick the sectors you want to invest, और वो sectors perform करेंगे नहीं करेंगे you'll not know. नहीं, but I'm saying diversify. हाँ, but I'm saying बहुत कम sectors मत identify करो. That's the whole point. So वही बोला ना, जैसे हमारा जो स्मार्ट बास्केट है उसमें 25-30 स्टॉक होते हैं. मतलब अगर आप मिनिमम जितना आपको लॉट साइज खरीदना है उस हिसाब से वो वही 2-2.5 लाख का मिनिमम बैठता है टू बाय दोस 25-30 स्टॉक्स. But that is what is required. I mean, I will not say कि buy just 3 sectors or buy just 2 sectors. No, that is not. Even if we diversify on multiple sectors, आपने कुछ टाइम पहले बताया था ना, we have to keep tracking development क्या हो रहा है. हाँ. So will this be a right approach कि हाँ हमने मान लो 10 sectors में कुछ stocks pick किए, एक पोर्टफोलियो बनाया, हाँ. और बाद में अभी तो मतलब लग रहा था कि हाँ इसमें सरकार इंसेंटिव दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्ट किया, बट बाद में अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो will it be wise to exit from those sectors and reinvest that money in those sectors जहाँ पर मतलब जो results है वो अच्छे दिख रहे हैं. हाँ, so it's not, see we normally do more a bottom up stock wise, but we have a risk overlay कि ऐसा नहीं हो कि मतलब 25 में से 10 फार्मा ही स्टॉक हो जाएं. तो
तो वो एक हद से ऊपर नहीं जाना है आपको एक सेक्टर में. एंड अगर सेक्टर ही पूरा नहीं परफॉर्म कर रहा तो यू नीड नॉट हैव एनी एक्सपोजर टू दैट सेक्टर. मतलब होल्ड विच आर शोइंग द रिजल्ट्स एंड एग्जिट विच आर नॉट. हाँ, जबकि एक्चुअली में लोग उल्टा करते हैं. हाँ. दे एग्जिट आउट ऑफ देयर विनर्स कि यहाँ पैसा बन गया, यहाँ बुक कर लें, और जो लॉसेस वाला है उसको आप चलने देते हैं. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको स्टॉप लॉस का सिस्टम पहले सेट करना पड़ेगा. अगर आप बोलोगे जब मार्केट गिरेगा तब सोचेंगे तो उस समय आप फ्रीज कर जाओगे, उस समय आप नहीं डिसीजन ले पाओगे. ओके ओके. एंड ऑल्सो मैम, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया ना, इट इज़ लाइक मोस्टली फॉर पीपल हु हैव मनी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे स्पेशली यंगस्टर्स हैं हु वांट टू गो फ्रॉम लाइक से अभी जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सैलरी मिल रहा है, बट स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो जीरो है राइट नाउ. एंड फ्रॉम देयर they want to become day trader. Not day trade, of course, yeah. And I'll come to that point कि अभी क्या है, बहुत सारे लोगों का एम्बिशन ये रहता है कि हमने ये सुना भी है, देखा भी है कि फर्स्ट करोड़ कमाना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए बहुत लोग ट्रेडिंग में जाते हैं, बहुत लोग FNO में जाते हैं टू अर्न दैट फर्स्ट करोड़. सो what are your thoughts on people entering into trading to earn this first crore? And if somebody had to pick stocks to achieve the same results, how should they pick stocks? Because वहाँ पर if they have to make more returns early, then they have to be little more aggressive, and also with that risk is also associated. And apart from that, what should be their investing approach? ये सब जो डे ट्रेडर वगैरह बनना है, क्रिप्टो ट्रेडर बनना है, ये करना है, आई वुड से डोंट डू इट. एज सिंपल एज दैट. और आप बोलते हो कि अरे वो जो पुराने जिन्होंने पैसा बनाया उन्होंने पहला पैसा ट्रेडिंग से बनाया. अब उसमें दो चीज़ है. एक तो है कि उस समय सिचुएशन ही अलग थी. मतलब जैसे इनफैक्ट राकेश से भी एक बार किसी ने ये पूछा था कि मतलब यू मेड योर फर्स्ट मनी इन ट्रेडिंग एंड नाउ यू टेल पीपल नॉट टू ट्रेड, व्हाई इज दैट? तो ही सेड कि आई स्मोक बट आई टेल माई चिल्ड्रन नॉट टू स्मोक. बट बिसाइड्स दैट कि इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रैटेजी एंड यू नो ओनली द सर्वाइवर्स. सो एनी स्ट्रैटेजी में हम लोग गलत क्वेश्चन ही पूछते हैं. हम लोग सोचते हैं कि इसने पैसा बनाया तो उसने कैसे पैसा बनाया. द रियल क्वेश्चन टू आस्क इज कि जितने भी लोगों ने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की उनका क्या हुआ. जैसे अगर आपकी एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है जिसमें हर साल जितने लोग निवेश करते हैं उसमें से 10 में से 9 बैंकरप्ट होके निकल जाते हैं, जो एक बचते हैं वो 10 गुना उनका पैसा हो जाता है. तो जो 10% है उसका 10 गुना हो गया. अब आप ये गेम 5-6 बार खेलेंगे तो उसमें 99% लोग तो बैंकरप्ट होके निकल गए, लेकिन जो एक बचा है उसने तो मतलब 1 लाख को कितने करोड़ कर लिया. तो आप बोलेंगे यही स्ट्रैटेजी है, विच इज दैट्स द प्रॉब्लम. द अदर रीज़न इज़ कि जब ये सब मतलब जिस टाइम मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या मैनी ऑफ दीज पीपल स्टार्टेड, there were a lot of inefficiencies in the market. Even very simple things कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सेम स्टॉक का भाव अलग अलग होगा. तो आपके पास वो सिंपल आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज से लेके वहाँ से मतलब बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी. मैनी ऑफ दोज थिंग्स आर नो लॉन्गर देयर. तो और स्टैटिस्टिक डेरिवेटिव मार्केट का क्रिस्टल क्लियर है. सेबी का डेटा रोज आता है, रोज आप खोलते हो अपना ऐप तब भी आपको नज़र आता है कि 93% ऑफ द पीपल लूज मनी. वो तो एक है. उसमें भी जो इंडिविजुअल हु आर मेकिंग मनी, हाउ मच मनी आर दे मेकिंग? दे आर मेकिंग 60,000 रुपीज़ अ ईयर. और इसमें भी जो भी लोग आपको ये डेरिवेटिव का हम स्ट्रैटेजी सिखा देंगे और ये ट्रेनिंग कोर्स, दे आर मेकिंग मनी ओनली आउट ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज. सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे क्या बात है, दिन का 1% ही तो कमाना है, उसमें कितना मुश्किल है, राइट? अब आप हर ट्रेडिंग डे को अगर 1% कमा सकते हो तो आप पैसा अपना 7.5 गुना एक साल में कर सकते हो. 5 साल में आप 1 करोड़ को 20,000 करोड़ कर सकते हो. तो जिसके पास ये जादू की छड़ी है वो आपको क्यों सिखा रहा है 5,000 रुपये में? तो फिर तो उसको यही करना चाहिए ना. वो तो किसी को बताना ही नहीं चाहिए कि मेरे पास ये है. तो एवरी पर्सन सेबी हैज हॉल्ड अप has never made any money in trading. All their money has been made from these training courses. So don't be that sucker who falls for that. किसी के पास ये नहीं है, and this is a totally wrong way to, you should not play fast and lose with your money. आपकी खून पसीने की कमाई है या आपकी फैमिली की खून पसीने की कमाई है, उसको इस तरह से मत करिए.
So sensible investing I always say is boring. It doesn't sound interesting कि भैया ये मैंने asset allocation कर लिया. एक चीज़ of course asset allocation में जो भारतीय लोग बिल्कुल भूल जाते हैं वो है global diversification कि आपका global निवेश होना चाहिए. वो चीज़ अक्सर लोग नहीं करते हैं. अब जब मैंने नौकरी शुरू की थी तब डॉलर 12 रुपया था. तो आप समझिए मतलब लेस देन अ करियर 90% डिप्रिसिएशन हो गया. अभी इस साल 2025 में डॉलर में तो फिर भी उतना नहीं नज़र आ रहा है. आप यूरो स्टार्ट किया था साल 88.5 पे, नाउ इट इज़ 104.6. 17-18% डिप्रिसिएशन हो गया 8-9 महीने में. और आप अभी तो लोग अमेरिका पढ़ना नहीं चाहते, सोचते हैं यूरोप जाएंगे, तो मतलब 7-8 महीने में आपका ये हो गया. तो जब आप स्पेशली आप अगर यंग हैं, आपका जो भी गोल होगा 10-20-30 साल बाद है, तो ये आप ग्लोबल साइड मत भूलिए. यू नो डू द सिंपल थिंग्स राइट. और ग्लोबल का मतलब अमेरिका नहीं है, ये भी मैं बोल रही हूँ. ग्लोबल लोग सोचते हैं कि एक नैस्डैक ETF ले लिया तो हो गया, वो नहीं है. बहुत लोग बोलते हैं आजकल, मतलब अभी ट्रेंडिंग में भी है कि मैं बाहर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, और नास्डैक का कोई इंडेक्स खरीद लेता है और बोलता है कि माय पोर्टफोलियो हैज एक्सपोजर टू फॉरेन मार्केट्स. बट ऐसा नहीं है. सो मतलब 2021 में अगर याद हो तो भारत में बहुत सारे नास्डैक ETF फंड्स वगैरह आए थे. और ये नॉट इन हाइंडसाइट, एट दैट टाइम आई हैड गॉन ऑन टीवी एंड सेड कि ये 3 साल से बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट. इसका मतलब ये नहीं कि आगे अच्छा चलेगा. और 2020 में श्योर इनफ 40% गिरा था नास्डैक. नास्डैक वाज अबाउट द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द वर्ल्ड इन 2022. और तब लोग मेरे पास आए कि अब बेच दूं क्या. मैंने कहा गलत टाइम पे खरीदा है, अब गलत टाइम पे बेचो मत. सी अ स्टॉक डाउन 40%, इवन 80% कैन बी अ सेल, बट अ मेजर इंडेक्स डाउन 40% इज ऑलमोस्ट नेवर अ सेल. तुमने कहा अब बैठो, अब कोई फायदा नहीं है यहाँ पे निकलने का. कैन यू एक्सप्लेन अ बिट अबाउट दिस कि स्टॉक अगर 40% गिरता है और इंडेक्स अगर ज़्यादा गिरता है तो व्हाई इट इज नॉट एन एग्जिट? अगर 40% स्टॉक तो जीरो भी हो सकता है उसका भाव. मैं इसी से आपको बताऊं, जब ये सब माइक्रो कैप और ये सब की तेजी आती है, लोग भूल जाते हैं कि कितने स्टॉक जो मैं कहती हूँ शून्य में विलीन हो जाते हैं. तो आज की डेट में 4-4.5 हज़ार स्टॉक लिस्ट मतलब ट्रेड होते हैं. अगर आप शुरू से लेके आज तक की लिस्टिंग देखें भारतीय मार्केट में, तो मेरे ख्याल उससे 3 गुने की होगी ही. तो आप यही समझ लीजिए जितने स्टॉक लिस्ट हुए हैं उसमें 2/3 तो गायब हो गए, ट्रेड ही नहीं होते हैं, जीरो हो गए. तो स्टॉक का वो हो सकता है, बट मेजर इंडेक्स 40% डाउन है तो ऑलमोस्ट नेवर इज इट अ सेल एट दैट पॉइंट, क्योंकि वहाँ से तो बाउंस करेगा ही. और अगर आप भारत के नहीं विश्व के सारे इंडेक्सेस को देखें तो लगभग 40-42 मेजर इंडेक्सेस हैं मेजर देशों के. तो उसमें तो ये मैंने देखा है कि यहाँ तो इतनी बड़ी कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं थी. बट इवन जब फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है, जैसे पिछले कुछ सालों में श्रीलंका में हुई, रशिया में हुई, टर्की में हुई, तो उस साल तो अक्सर उनका इंडेक्स वो 40, 41, 42 पे होता है. पर वो अक्सर ही अगले साल टॉप 3 में आते हैं. मतलब इट्स अ रिलेटिवली हायर रिस्क स्ट्रैटेजी, बट आई एम सेइंग इवन विद रियल प्रॉब्लम्स इंडेक्सेस बाउंस बैक, बिकॉज उनका दे डोंट गो टू जीरो ना. मतलब नैस्डैक 40% घटेगा तो वहाँ से तो चलेगा ही, अब कितना चलेगा वो एक अलग चीज़ है. अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो मैम, ये अपने डिप के बारे में बताया, तो इंडिया में आई थिंक IPOs का फ्लड आ रहा है, जैसे कि मतलब हर किसी कंपनी का IPO आ रहा है. सो हाउ डू यू सी इट, लाइक ये अपॉर्चुनिटी है, रेड फ्लैग है, और यू आर जस्ट इग्नोरिंग इट ऑल टुगेदर? तो जिस समय IPO बहुत फैशन में होते हैं ना, उस समय आपको IPOs की तरफ देखने का कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि होता ये है कि या तो IPO बहुत ओवर प्राइस्ड आएगा, अगर वो ठीक ठाक बिजनेस है और ठीक ठाक प्राइस में है तो आपको एलोकेशन नहीं मिलेगा. तो कुल मिला के जो आपने पैसा लगाया उस पर आपका कोई रिटर्न नहीं आएगा. लोग खाली वो देखते हैं कि अरे इतने में मिला और वो इतना हो गया, पर आपको जितना आपने अप्लाई किया था उसमें से कितना मिला. और अगेन सेबी का ये भी डेटा है कि नॉट द फंड्स बट इंडिविजुअल्स हु गेट अलॉटमेंट, अगेंस्ट आई थिंक 65 और 70% ऑफ देम सेल विद इन अ वीक. कि अगर वो प्राइस ऊपर खुला तो आप बेच देते हो, तो देन यू आर नॉट इवन इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोसेस. और जिस दिन वो रुकेगा ना, वो मतलब रिंगा रिंगा रोजेस वाला, तो आप अपना लेके बैठे रह जाओगे जो भी है.
Yes. और दूसरी चीज़ एक मतलब इतिहास आप लोग को नहीं मालूम होगा कि जो आईपीओ किसी भी आईपीओ की कितनी डिमांड है उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता कि वो कंपनी बाद में कैसा करेगी। तो आपके वो सब एग्जाम्पल तो आपने शायद सुना ही हो कि रिलायंस पावर का लिए इतना डिमांड था और फिर वो रिलायंस पावर मतलब एक तरह से ज़ीरो पे आ गई। बट इवन अगर उतना एक्सट्रीम नहीं भी हो, डीएलएफ इज़ अ गुड एग्जाम्पल ना, डीएलएफ तो कंपनी चल ही रही है ना अभी इतने दशकों से, लेकिन उनका आईपीओ का प्राइस जो था वो पहले कुछ महीनों के बाद दशकों तक आईपीओ के प्राइस तक ही वो कंपनी नहीं पहुंची। तो वो भी एक चीज़ होती है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक जर्नलिस्ट को ये बात बताई थी, उसने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि शायद किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इतने लकी हों कि उनको इन्फोसिस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया हो। मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा तुमको मालूम है कि इन्फोसिस का आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था, वो डिवॉल्व हो गया था अंडर राइटर्स पे। तो अल्टीमेटली जो खूब सारा पैसा बनाया वो अंडर राइटर्स ने बनाया बिकॉज उनके गले में आ गया स्टॉक। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए मैंने कहा आईपीओ में कितनी हाइप हो रही है, कितनी डिमांड है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं होता कि वो कंपनी बाद में कैसा करेगी। और असल में चाहे वो आईपीओ हो नॉन आईपीओ हो, आपका क्राइटेरिया तो वही होना चाहिए कि मतलब वो बिजनेस कैसा है, फाइनेंसेस कैसे हैं। लोग सोचते हैं आईपीओ कुछ अलग कैटेगरी है, वो कोई अलग कैटेगरी नहीं है। जहाँ लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये नए टाइप के बिजनेस हैं, इनके लिए आप नए मापदंड रखिए, तो वो आपको फिर वैल्यूएशन कर नहीं रहे हैं, वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। ओके ओके। एंड मैम फाइनली विल गो टू द रैपिड फायर राउंड एंड इसके बाद ना विल एंड द पॉडकास्ट। सो जस्ट क्विक आंसर, मतलब आपको यहाँ पर सोचना नहीं है, फटाफट जो आपको लगता है वो बताना है। सो आपने ये वाला पहले ही बताया बट स्टिल आई एम गोना आस्क दिस, F&O trading for retail investors, is it a wealth creator or destroyer? Destroyer, no doubt. This one. Your favorite stock, उसका प्राइस गिर जाता है बहुत ज़्यादा, will you exit at stop loss or will you buy more? Exit at stop loss. Do you see AI? Do you use AI? आप AI यूज करते हो stocks pick करने के लिए? Yes, I mean that's why we waited to launch the PMS because I wanted a system. So AI we use but not as a black box. We call it a human plus machine system. So AI एक तरह से पहला sort करके देता है and then we use human intelligence to choose out of that. Okay. So AI better stocks pick करता है कि human analyst? Systems are better. So this is what Daniel Kahneman says, that even a simplified system will be better than a human decision maker because it eliminates bias and it eliminates what he calls noise, ki randomness. Ki aaj the 15 analysts with equal experience will look at the same data differently. If you are if you have had a fight in the morning with your spouse or in the traffic, you will look at the same data differently. So all these things are randomness of human beings. तो आपको जो कुछ भी आपकी एक्सपर्टीज है, अगर आप वो सिस्टम में डाल के कि इवन इफ इट इज सिंपल कि आप मैं ये 4-5 रेशियो मुझे देखने हैं, तो उस बेसिस पे कौन से स्टॉक्स ऊपर आते हैं, तो इट विल बी बेटर देन यूजिंग जस्ट योर जजमेंट. Okay. And this is a favorite question of most of the retail investors. By 2030, Nifty would be above 30,000 or below 30,000? I never give index projections. Never have in 30 years. मैंने कभी भी नहीं दिए. Okay, okay. One sector you would never invest in. एक सेक्टर जहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे. Actually, you should not have that bias. So again, the system gets you out of this bias. Either कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है या ये सेक्टर कभी देखना ही नहीं है. Okay. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. Okay. And one biggest investment mistake जो आप young Indians को करते हुए देखते हो? यही to be in too much of a hurry to make money and in that process lose money. Okay. Real estate or stocks, which is a better long-term investment? Stocks for sure. I mean, real estate besides the returns is extremely illiquid. जब आप बेचने जाओगे तो आप मतलब 3 महीने 6 महीने में भी बेच लिया तो वो मतलब तब गंगा ना हो, मतलब वो आपको अदरवाइज तो वो डिस्ट्रेस सेल कहलाएगा. स्टॉक्स में तो आप 2 दिन में निकल सकते हो. And gold or real estate, which could be a better long-term investment? See, I'm not talking from the price point of view, but of course gold should be part of your
investments, and no, I'm not making a call at today's price. Real estate, see, house you live in is a different decision. So when I talk real estate investments, I'm not including the house you live in, where there might be other considerations. It's not a pure finance numbers call. Okay. So, ma'am, one last final question. So, you have built a legendary career, and you have picked so many multi-baggers, created wealth for thousands of your clients and thousands of people. So, what is the what you say advice you would give to like young Indians who are trying to build serious wealth, जो अभी थोड़ा confused है because of all the noise in the market? So as I said, do the sensible, boring stuff. Don't try to be in a hurry to get rich quick. Do the basic asset allocation, risk management, global diversification. So it is not very earth shaking or sexy, and people say you repeat the same things. I said, like, good advice doesn't change every 2 weeks. I can't tell you something different in each interview on this. True, ma'am. True. Ma'am, thank you so much for your time. It was really pleasure having on the show. Thank you so much. Thank you for having me.